Hello everyone, welcome to Drishti MPPCS. I hope you all are doing good. And जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके लिए YouTube पर सीरीज स्टार्ट की गई है 18 मिनट शो, जिसके अंतर्गत आप अपने MPPCS प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही कंसाइज तरीके से। तो आज इसी सीरीज के अंदर हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो है आपके मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य नीतियां और इसके अंतर्गत कार्यक्रम जो स्टार्ट किए गए हैं वहां, राइट। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य नीतियां और इसके अंतर्गत आने वाले कार्यक्रम की। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य नीतियां होती क्या है। तो देखिए, स्वास्थ्य नीतियां वो नीतियां हैं जिसके थ्रू किसी भी पर्सन को या किसी भी शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको वो सभी जरूरी चीजें मिल सकें, सभी जरूरी दवाइयां मिल सकें, उनको वो सभी उपकरण मिल सके जिनसे कि उनके हेल्थ की प्रॉपर टेक केयर हो पाए, राइट, उनका सर्जरी हो पाए, ये सभी चीजें उनको इजीली प्रोवाइड हो पाए। इन्हीं सबको लेकर के नीतियां बनाई जाती हैं। सो मध्य प्रदेश के सरकार ने भी सरकार द्वारा इन्हीं स्वास्थ्य नीतियों को डेवलप किया गया है। नाउ सबसे पहले स्वास्थ्य नीतियां बनाने का एम क्या है, क्यों ये स्वास्थ्य नीतियां डेवलप की गई हैं और इसके अंतर्गत इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, दैट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि हर व्यक्ति को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके, राइट। हर किसी व्यक्ति को चाहे वो किसी भी तबके का हो, उसको वो स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। इनके अलावा जो भी दवाइयां हैं या जो भी उपकरण हैं जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड हैं, उन सब का दाम भी काफी कम होना चाहिए। तो गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, इलाज के लागत कम होनी चाहिए और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य पर फोकस होना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ पर फोकस होना चाहिए। तो गांव और रूरल एरियाज में हेल्थ केयर मजबूत करना इनका एक उद्देश्य है, राइट। इसके अलावा रोगों की रोकथाम करना यानी प्रिवेंटिव केयर करना, जैसे वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना बच्चों को, और जो वहां पे एडल्ट्स हैं उनको पर्टिकुलर रोगों के लिए वैक्सीन्स प्रोवाइड करना भी इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य है। और इसके साथ ही अवेयरनेस प्रोग्राम करना, लोगों को जागरूक करना कि ये बीमारी आ रही है और आपको इस बीमारी से इस तरीके से क्योर होना है, इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर बीमारी से बच सकते हैं। तो इन सब से आपको अवेयर कराना भी इस प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या यहाँ के मुख्य नीतियां हैं, क्या मुख्य रणनीतियां लाई गई हैं इसके लिए। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है, एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड पीएचसी। पीएचसी का फुल फॉर्म प्राइमरी हेल्थ केयर। तो सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए, राइट, तभी तो वहां पे आपका क्योर हो पाएगा। कहीं कहीं पे हॉस्पिटल्स की कमी होने की वजह से लोगों का क्योर सही ढंग से नहीं हो पाता है, खासकर रूरल एरियाज में। तो इनकी जो स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स का निर्माण हो और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाए जाए। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बेसिकली फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है सीएचसी जो कि आपके सेकेंडरी कॉन्टैक्ट होते हैं, जहां पे आपको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर मिलते हैं, सर्जरीज वगैरह होती है। बेसिकली सीएचसी आपके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा इनका जो प्रमुख रणनीति है वो ये है डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करना। अब सिर्फ हॉस्पिटल बना देने मात्र से तो काम होना नहीं है, अब हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की नियुक्ति करना, अपॉइंटमेंट करना, साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति करना। पैरामेडिकल स्टाफ्स जो कि आपके ब्लड टेस्ट करते हैं, आपकी एक्सरे करते हैं, जो भी हमारी डायग्नोस्टिक चीजें होती हैं वो सब पैरामेडिकल स्टाफ्स करते हैं। तो इन लोगों की नियुक्ति करना वहां पर, ये भी इनकी एक प्रमुख रणनीति है। इनके अलावा पीपीपी मॉडल का प्रयोग करना। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस मॉडल के अंतर्गत हमारे
गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलके काम करते हैं इस मॉडल के अंतर्गत। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बना के दे दिया, गवर्नमेंट ने नीतियां बना करके दे दी, गवर्नमेंट ने उसको फंडिंग दे दी। अब उस हॉस्पिटल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिकली जो इक्विपमेंट्स हैं, जो मशीन्स वगैरह हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से यूज हो रहा है। वहां पे जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर से यूज हो रहा है। तो इस तरीके से जब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करते हैं तो उसको पीपीपी मॉडल कहा जाता है। तो पीपीपी मॉडल का भी उपयोग किया गया मध्य प्रदेश में। ऑलराइट, अब क्या क्या मिशन थे इस नीति को मजबूत बनाने के लिए और इस नीति के अंतर्गत कौन कौन से कार्यक्रम लाए गए? तो पहला कार्यक्रम था आपका नेशनल हेल्थ मिशन, NHM, राइट। सो बेसिकली NHM क्या है? ये नेशनल हेल्थ मिशन है जो कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य नीतियों में एक मिशन है, राइट। एंड इसके अंतर्गत आपके दो मिशन आते हैं, NRHM एंड NUHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, राइट। तो ये दोनों हेल्थ मिशन किसके अंतर्गत आते हैं? नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आते हैं। ऑलराइट, अब नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये दोनों जो मिशंस आ रहे हैं, इनका प्रमुख कार्य क्या है? तो इनका प्रमुख कार्य है सब सेंटर्स डेवलप करना, PHC, CHC का एक्सपेंशन करना और उनको मजबूत बनाना, साथ ही मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, मदर और जो इन्फेंट्स हैं उनको वो सभी स्वास्थ्य सेवाएं देना जिससे कि उनके मोर्टेलिटी रेट में कमी आए। साथ ही मोबाइल हेल्थ यूनिट लाना, यानी मोबाइल हेल्थ यूनिट का मतलब कि घर पे घर तक आपके जो सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, वो आपके घर तक पहुंच सके, उसको मोबाइल हेल्थ यूनिट कहा जाता है, राइट। मध्य प्रदेश में विशेष पहल की गई है इसके अंतर्गत आशा और जननी एक्सप्रेसवे सेवा। तो आशा जो कि कार्यकर्ताओं, जिसमें कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका होती है, और जननी एक्सप्रेस सेवा जो कि फ्री ट्रांसपोर्ट है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ये दोनों ही आपके नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत एक प्रमुख नीति है। चलिए इनको एक एक करके जान लेते हैं, क्या है ये। आशा कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका है, जिसके अंदर आशा का फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। नाउ आशा का मुख्य कार्य है गर्भवती महिलाओं की पहचान और रजिस्ट्रेशन करना। तो इसके अंतर्गत कई कार्यरत महिलाएं होती हैं जो घर घर जा करके जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका रजिस्ट्रेशन करती हैं, राइट, और उनकी पहचान करती हैं। इनके साथ ही एंटीनेटल केयर ANC चेकअप कराती हैं। एंटीनेटल केयर क्या होता है? प्रेगनेंसी के दौरान उनके स्वास्थ्य की केयर करना, राइट। जब तक उन्होंने डिलीवरी नहीं की है, जब तक बेबी डिलीवर नहीं हुआ है, तब तक माता की और जो बच्चे जो डेवलप हो रहा है उन दोनों की केयर करना एंटीनेटल केयर कहलाता है, ANC। तो जो हमारी आशा की कार्यकर्ता हैं वो ये भी सुनिश्चित करती हैं कि उन गर्भवती महिलाओं का ANC चेकअप हो रहा है या नहीं। साथ ही टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन और पोषण के बारे में भी महिलाओं को वो जागरूक करती हैं, यानी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको वो बताती हैं कि कौन सी वैक्सीन की जरूरत है आपको गर्भधारण के पहले, गर्भधारण के दौरान और गर्भ के बाद कौन कौन से वैक्सीन आपको और बच्चे को चाहिए, इनके बारे में उन्हें जागरूकता देते हैं। साथ ही क्या पोषक तत्व उन्हें लेने चाहिए जो उनके स्वास्थ्य और उनके बच्चे के स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी हो। इनके अलावा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अस्पताल में प्रसव के लिए प्रेरित करना। कई बार रूरल एरियाज में घर में ही प्रसव की प्रक्रिया करा दी जाती है, जिससे कि जो कि बहुत ही इन्फेक्शियस होता है और कई केसेस में वहां पे माता की या शिशु की मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए आशा की कार्यकर्ताएं ये सुनिश्चित करती हैं कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी डिलीवरी अस्पताल में ही हो, उसी को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कहा जाता है। प्रसव के समय
महिला के साथ अस्पताल जाना भी आशा की कार्यकर्ताओं का एक मुख्य भूमिका है। तो अगर किसी लेडी को या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसकी डिलीवरी का टाइम आ गया है तो आशा की जो कार्यकर्ताएं होती हैं वो उनके साथ अस्पताल भी जाती हैं उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। जन्म के बाद माँ और बच्चे की पोस्ट नेटल केयर करना, तो जब एक बार बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद जो केयर की जाती है बच्चों की और माँ की, उसको पोस्ट नेटल केयर कहा जाता है। तो आई होप आपको एंटीनेटल और पोस्ट नेटल केयर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। एंटीनेटल बच्चे के जन्म से पहले की केयर और पोस्ट नेटल जन्म के बाद की केयर। ठीक है, तो ये तो बात थी आशा की। अगला प्रोग्राम जो इनके अंदर था वो है जननी एक्सप्रेस सेवा, जो कि एक फ्री एम्बुलेंस या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विस है। खासकर गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए ये सेवा उपलब्ध कराई गई है। इस फ्री एम्बुलेंस और ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंतर्गत सुरक्षित प्रसव के लिए महिलाओं को घर से अस्पताल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस फ्री ट्रांसपोर्ट ने ले रखी है। तो जननी एक्सप्रेस का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि घर से प्रेग्नेंट वुमेन को लेकर के अस्पताल तक पहुंचाना, सो दैट कि टाइम पे उनकी डिलीवरी हो पाए। मातृ और शिशु मृत्यु दर MMR एंड IMR। MMR क्या है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। IMR क्या है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु। ठीक है, तो मैटरनल यानी कि मातृ मृत्यु दर, इन्फेंट यानी कि शिशु मृत्यु दर को भी ये कम करने में मददगार साबित होते हैं। इनके अलावा समय पर इलाज उपलब्ध करवा पाते हैं आपके जननी एक्सप्रेस। इनके अलावा जो अगली योजना है मध्य प्रदेश के अंदर लाई गई वो है आयुष्मान भारत योजना। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना को फर्दर 2 मुख्य भागों में बांटा गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसके अंतर्गत 2 भाग हैं, 2 योजनाएं हैं। एक है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाना और दूसरा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रति परिवार को 5 लाख तक कैशलेस इलाज कराया जाता है, राइट, और साथ ही 1500 प्लस बीमारियां कवर की जाती हैं। मतलब इसके अंदर उनको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, 5 लाख तक के अंदर अंदर जो भी उनकी बीमारियां हैं उनका क्योर होता है और इसके अंदर 1500 से भी ज्यादा बीमारियां कवर हो जाती हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना से लाखों परिवार लाभान्वित हुए हैं, मतलब कई सारे लोगों को इनसे लाभ मिला है और यहाँ पे सरकारी और निजी अस्पताल दोनों जुड़े हुए हैं। अगली योजना है जननी सुरक्षा योजना, JSY। जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देना। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मतलब प्रसव घर में ना करके अस्पताल में कराना, राइट। साथ ही मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना। इनका लाभ क्या है? इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, साथ ही साथ आशा की वो कार्यकर्ता जो इसको प्रोत्साहित करती है, यानी जो किसी प्रेग्नेंट लेडी को घर से लेके अस्पताल तक जाती है डिलीवरी कराने के लिए, उनको भी इंसेंटिव दिया जाता है। इसके इम्पैक्ट क्या पड़े? जो रूरल एरियाज थे, जो ग्रामीण क्षेत्र थे, वहां पे प्रसव अस्पतालों में बढ़ गया। अब ज्यादातर महिलाएं अपना प्रसव कराने अस्पताल में जाने लगी। अगली योजना है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जिनकी मुख्य विशेषता है फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग सी सेक्शन। सी सेक्शन का मतलब सर्जरी से, ऑपरेशन से जब बच्चे किए जाते हैं उनको सी सेक्शन कहा जाता है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट करना, मतलब
कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा उनकी डिलीवरी का। साथ ही अगर वो ऑपरेशन से हो रहा है तो भी उसकी कोई चार्ज नहीं होगी। फ्री मेडिसिन प्रोवाइड किए जाएंगे, डायग्नोस्टिक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, दवाइयों के भी कोई पैसे नहीं होंगे और जो उनके टेस्ट हो रहे हैं उनकी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। फ्री डाइट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे, जब तक वो अस्पताल में भर्ती हैं तब तक उनको खाना पीना सब मुफ्त में प्रोवाइड किया जाता है। फ्री ट्रांसपोर्ट, घर से अस्पताल तक जाना और अस्पताल से घर तक आने के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो कह सकते हैं जीरो एक्सपेंस डिलीवरी कॉन्सेप्ट है आपका ये जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम की अगर हम बात करें, अगले मिशन की, तो वो है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त इलाज देना। बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत जो भी परिवार आते हैं उनके जो भी इलाज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो सके, तो उनको मुफ्त में इलाज देना, जैसे उनकी दवाइयां निशुल्क करना, उनकी जांच का कोई चार्ज ना लगना, साथ ही सरकारी अस्पतालों को में भी उनकी सारी सुविधाओं को मुफ्त कर देना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के अंतर्गत ये सारे आपको लाभ मिलते हैं। चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत इनका जो लक्ष्य है वो है जो लोग आयुष्मान भारत में कवर नहीं होते हैं उनको कवर करना। तो अब आयुष्मान भारत के सबकी अपनी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि इतने से इतने अगर किसी का इनकम है तो वो इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ सकता है। तो चीफ मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के अंदर जो लोग आयुष्मान भारत स्कीम में कवर नहीं हो पाते हैं वो सभी इस स्कीम के अंदर कवर होते हैं, राइट, जिसमें उनकी गंभीर बीमारियों का इलाज किया जाता है, साथ ही गरीब वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो आपको ये योजनाओं के नाम याद रखने हैं एटलीस्ट कि कौन कौन सी योजनाएं लागू की गई हैं मध्य प्रदेश में, साथ ही उनके क्या मेजर गोल या ऑब्जेक्टिव है। अगला है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी कि टीकाकरण कार्यक्रम, जिसका लक्ष्य है 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे, तो 0 से लेके 5 साल तक के बच्चों को टीकाकरण प्रोवाइड कराना, उनको अलग अलग डिजीजेस से रिलेटेड जो वैक्सीन्स दी जाती है उनको वो वैक्सीन देना, साथ ही गर्भवती महिलाओं को जो निश्चित टीकाकरण की आवश्यकता है वो भी उनको प्रोवाइड कराना। प्रमुख टीके जैसे कि बीसीजी जो कि टीबी की बीमारी से बचने के लिए बीसीजी का टीकाकरण दिया जाता है। ओपीवी आपके पोलियो की बीमारी से बचने के लिए ओपीवी का टीकाकरण दिया जाता है। डीपीटी, इसमें 3 बीमारियां जुड़ती हैं आपकी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनेस। तो इन तीनों बीमारियों से बचने के लिए एक टीकाकरण होता है, एक टीका होता है आपका डीपीटी, तो वो दिया जाता है। साथ ही हेपेटाइटिस बी, मिजल्स, ये सभी अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए आपको दिया जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत एक मिशन लाया, मिशन इंद्रधनुष। इस मिशन के अंदर जितने भी बच्चे छूट गए थे टीकाकरण से, जिनको ये टीका नहीं मिल पाया है, इस मिशन का उद्देश्य है कि हर उन बच्चों को छांटना, उनकी पहचान करना और उनको ये टीका प्रोवाइड कराना, राइट। मिशन इंद्रधनुष से कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कोशिश करिएगा कि एक बार आप इन्हें डिटेल में भी कवर कर लीजिएगा। पोषण अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कुपोषण कम करना, माल न्यूट्रिशन कम करना। बच्चों को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, तो उनको कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो बेसिकली माल न्यूट्रिशन इनका कम करना मुख्य ऑब्जेक्टिव है। आंगनवाड़ी सेवाएं इसके लिए बनाई गई, ग्रोथ मॉनिटरिंग की गई, समय समय पर उनके ग्रोथ को मॉनिटर किया गया, उनके बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन को मॉनिटर किया गया। एमपी में समस्या ये है कि यहाँ पे उच्च स्तर का कुपोषण पाया जाता है। संजीवनी 108, 102 एम्बुलेंस सेवा, तो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस है जिसके अंतर्गत 108 नंबर डायल करके आप इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुला सकते हैं। 102 प्रेग्नेंट वुमेन के लिए इमरजेंसी नंबर है, राइट। यहाँ पे जीपीएस इनेबल और 24/7 सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इसके अंतर्गत।
स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के अंदर बच्चों में स्वास्थ्य की जागरूकता प्रोवाइड की जाती है। स्कूलों में जाकर के बच्चों को बताया जाता है कि किस तरह से उनको अपने हेल्थ का केयर करना है, साथ ही मेंटल हेल्थ अवेयरनेस और रेगुलर हेल्थ चेकअप पर भी ध्यान देना है। आयुष्मान सर्विस के अंदर शामिल पद्धतियां हैं आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। एंड मध्य प्रदेश में प्राइमरी हेल्थ केयर में इन सभी का इंटीग्रेशन किया गया है। और रूरल एरियाज में, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पे आपकी ये आयुष सेवाएं काफी लाभकारी हैं। एमपी में कुछ चैलेंजेस हैं जिन पर काम किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे उच्च स्तर का मोर्टेलिटी रेट देखा गया है शिशु और मातृ में, कुपोषणता ज्यादा पाई गई है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है। और इन्हीं सब कमियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा ये सारी नीतियां लाई गई हैं, राइट। चलिए, इसके बाद हाल ही में जो कुछ इनिशिएटिव लिया गया है वो है डिजिटल हेल्थ मिशन, टेलीमेडिसिन सर्विसेज, ई हॉस्पिटल एंड न्यूट्रिशन ट्रैकिंग ऐप। डिजिटल हेल्थ मिशन, अब मोबाइल में ही आप अपने हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। आप अपने जो भी आपको बुक करने हैं, अपॉइंटमेंट वगैरह कर सकते हैं, दवाइयां आप मोबाइल से भी ले सकते हैं। ई हॉस्पिटल बना देना, राइट। और जैसे ऑनलाइन ही आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। न्यूट्रिशन ट्रैकिंग ऐप, आप ऐप के थ्रू क्या न्यूट्रिशन सही है, आप इसकी भी जानकारी ले सकते हैं, राइट। तो ये तो बात थी आपके मध्य प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य नीतियों की। अब समय आ गया है एक एमसीक्यू का। आशा करती हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया है तो इसे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। एनएचएम के अंतर्गत कौन सा मिशन शामिल है? Which mission are included under the NHM? आप सभी अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। एंड आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक्स वेरी वेल। विद दिस गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।